Hello learners, welcome back to your channel We Learning. This is प्रिया बर्नवाल एंड आज की वीडियो उन सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए हैं जो एनटीए नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं या रीस्टार्ट करने वाले हैं। मींस जो प्रिपरेशन कर रहे हैं और अब उनको फिर से स्टार्ट करनी है। तो मैं इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बताऊंगी, कहाँ से स्टार्ट करें, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है एंड क्या स्टडी प्लान होना चाहिए, किस तरह से पढ़ें, रिसोर्सेज कहाँ से लाएं। अब स्ट्रैटेजी प्लान बना लिया बट कहाँ से पढ़ें, चीज़ें कहाँ से मिलेगी, कंसेप्ट्स कैसे क्लियर होंगे, ये सारी चीज़ें, एग्ज़ाम टिप्स, एग्ज़ाम के लिए कैसे पढ़ना चाहिए और एग्ज़ाम में किस तरह से अटेंड करने चाहिए क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन पे प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लेना सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ऐसी वीडियोस आएंगी और इससे पहले भी मैंने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताया हुआ है पेपर 1 का, तो आप वो भी ज़रूर देखें, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है हमारा एनटीए नेट पेपर 2 के लिए, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। तो टोटल हमारे पास होते हैं 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चंस होते हैं उसमें एंड 2 मार्क्स कैरी ईच क्वेश्चन पे 2 मार्क्स होता है आपका। मीन्स ओवरऑल आपका 200 का क्वेश्चन होता है। ओके कितने के क्वेश्चंस होते हैं? 200 के होते हैं और सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सारे ऑब्जेक्टिव्स मिक्स, वो टिक मार्क करने वाले क्वेश्चंस होते हैं सारे। अब सारे टिक मार्क क्वेश्चन करने वाले क्वेश्चंस होते हैं तो सुन के तो बड़ा इजी लगता है बट एग्जाम में होता क्या है, सारे ऑप्शंस इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना कि सारे लगते हैं एक जैसे ही हैं कि 3, अगर 4 ऑप्शन है तो 4 में से 3 तो आपको लगेगा कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंसेप्ट क्लियर रखना होगा, तभी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके अब है आपका टाइम लिमिट। टाइम लिमिट क्या होता है एग्ज़ाम के लिए? तो 2 आवर्स मिले हैं। ओके 3 आवर्स का पेपर होता है जिसमें से पेपर 1 के लिए 1 आवर रखते हैं और पेपर 2 के लिए 2 आवर्स रखते हैं। लेकिन मैंने आपको पेपर 1 की स्ट्रैटेजी में भी यही बताया था कि पेपर 1 को आपको सिर्फ 45 टू 50 मिनट्स देने हैं, राइट। जितना जल्दी हो सके 45 टू 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लो। रीज़न ये है कि पेपर 2 जो हमारा खुद का कोर पेपर होता है, इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बहुत ही ज़्यादा डीप क्वेश्चंस पूछते हैं डेप्थ में जा कर के, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। तो आप ट्राई करो कि 2 आवर्स 10 मिनट्स बचा कर रख सको पेपर 2 के लिए। पेपर 1 को 45 टू 50 मिनट्स में कंप्लीट कर दो तो इट विल बी बेटर फॉर यू। ओके एंड वन मोर थिंग, हमारा जो एग्ज़ाम होता है तो एनटीए यूजीसी नेट का, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। नेगेटिव मार्किंग नहीं होता तो आपने क्या करना है, अपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। मतलब पेपर 2 में अगर 100 क्वेश्चंस है ना तो पूरे 100 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, छोड़ के नहीं आना। अब इसमें हो क्या जाता है, बच्चों के पास टाइम कम रहता है तो लाइक आप मानकर चलो आपके पास 10 मिनट्स हैं, एग्ज़ाम में लास्ट 10 मिनट्स बचे हैं एंड यू हैव 20 क्वेश्चंस टू कंप्लीट। 20 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं तो फिर क्या करें? तो तब क्या करोगे आप, 5 टू 6 मिनट्स ले लो, 6 टू 7 मिनट्स अच्छे से ये 10 क्वेश्चंस कर लो। 6 टू 7 मिनट्स ले करके अच्छे से 10 क्वेश्चंस कर लो और जो बचे हुए 10 क्वेश्चंस हो रहे हैं उनको रैंडमली कैसे लगाना है, अगर बी सेलेक्ट कर लो तो बी सारे में लगा दो, बच्चे के सारे 10 में बी लगा दो या बच्चे के सारे में सी लगा दो। इस तरह से अटेम्प्ट करना है। रीज़न ये होता है कि 6 टू 7 मिनट्स लेके जो आपने 10 क्वेश्चंस अच्छे से लगाए ना, वो तो आपके बहुत अच्छे से हो गए और जो 10 बच गए उसमें अगर आप रैंडमली भी सारे बी लगाते हो या सारे सी लगाते हो तो उसमें से 2-3 तो सही हो जाते हैं, ठीक है, 2 मानकर चलो 2 सही हो गए। तो ये बेटर तरीका होता है, बजाय ये कि आप 10 मिनट्स लेकर के 20 क्वेश्चंस में हड़बड़ा के सारा करने बैठ गए और कुछ अच्छे से नहीं होता। तो घबराना नहीं है, इस तरह से आप कर सकते हो, ये एक ट्रिक है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की। नाउ
अब एग्ज़ाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया। अब सिलेबस का बाइफर्केशन कैसे है, पेपर 2 के लिए सिलेबस का बाइफर्केशन कैसे है। तो टोटल हमारे पास हैं 10 यूनिट्स। कितने हैं टोटल? 10 यूनिट्स होंगे हमारे पास। अब इन 10 यूनिट्स में से कुछ जो हैं आपके प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, प्योर थ्योरेटिकल, पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड है। और कुछ यूनिट्स ऐसे हैं जो आपके जिसमें प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों ही होते हैं, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों पूछते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने सिलेबस को बाइफर्केट किया है सो दैट आपको ईजी हो सके। तो यूनिट 1 क्या है अपना? यूनिट 1 है बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। अब इसमें क्या है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस प्योर थ्योरेटिकल पेपर है, यूनिट है आपका। इसमें पूरा का पूरा थ्योरी ही पूछते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें आपका पूरा थ्योरी आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट, इसमें भी थ्योरी। हाँ, बिजनेस एनवायरनमेंट में ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी होती है, लाइक CSR एक्टिविटीज़ या कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो कुछ नंबर्स एंड फिगर्स हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसको हम बोलते हैं, तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट में है, वो आपको याद करने का है, ठीक है, क्रैमिंग वाला पार्ट है। एंड इंटरनेशनल बिजनेस ये आप समझ कर ईजीली कर सकते हो। अब समझ कर कैसे करोगे? तो मेरे चैनल पे वी लर्निंग पे मैंने आपको इंटरनेशनल बिजनेस कंप्लीट करा रखा है। हाँ, कुछ चीज़ें रह गई हैं, 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं, वो मुझे बताने हैं, तो वो मैं आगे की क्लासेस में ज़रूर बताऊंगी, आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के लिए यू कैन रिलाई ऑन वी लर्निंग टोटली, ये आपका हो जाएगा वहाँ से। अब अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग कैसे करना है? तो अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के लिए आपका ये अकाउंटिंग वाला पार्ट जिसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही आते हैं, दोनों से क्वेश्चंस आते हैं। एंड ऑडिटिंग में आपका ओनली थ्योरी पूछता है। अब इसको कैसे करना है? तो अकाउंटिंग के लिए आपने जो अब तक तो हम अकाउंट्स ही पढ़ते आ रहे हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स, ठीक है, तो आप अपने ग्रेजुएशन तक के, पोस्ट ग्रेजुएशन तक के बुक्स पे रिलाई कर सकते हो। मोस्टली इसमें पूछते क्या है अकाउंटिंग में? तो कंपनी अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारी, इन सब से P&L अकाउंट हो गया, आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट हो गया, इन सब से क्वेश्चंस आता है। थ्योरी क्वेश्चंस भी इनसे ही उठ के आता है, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या पूछते हैं अकाउंटिंग से? तो शेयर्स वाले क्वेश्चंस आते हैं आपके, पार्टनरशिप से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सारी चीज़ें, फंड फ्लो स्टेटमेंट से छोटा सा क्वेश्चन वैसे करके आ सकता है। तो वो सब कॉस्ट से आता है आपका, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अकाउंटिंग में ज़रूर पढ़ो, क्योंकि इससे क्वेश्चंस हमेशा रिपीट होते हैं। एंड ऑडिटिंग के लिए, तो ऑडिटिंग के लिए BCom में आपने पढ़ा होगा ऑडिटिंग, वो एक बुक से किया होगा, तो वो बुक आप उस पर रिलाई कर सकते हो। ऑडिटिंग से बहुत ज़्यादा घुमा कर नहीं पूछते कुछ भी, तो आप बुक्स को पढ़ करके कर सकते हो ईजिली ऑडिटिंग। अब है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स कैसे करना है? ये भी आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है। इसमें भी ये जो 4 है ना यूनिट्स, ये चारों में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी है, और ये सिर्फ थ्योरी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो अब बिजनेस इकोनॉमिक्स आपने कैसे करना है? एक सेकेंड, हाँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये कैसे करना है? इसके लिए आप अपने पुराने बुक्स कर सकते हो। अब पुराने बुक्स जो अब तक के पढ़े हुए हैं ग्रेजुएशन में, 11th-12th में, उससे करो। लाइक मैं बताऊँ, VK ओहरी की बुक आती है एक, VK ओहरी की, एक सेकेंड, VK ओहरी की बुक आती है एक, तो वो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया हुआ, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है VK ओहरी की, वहाँ से आप बिजनेस इकोनॉमिक्स कर सकते हो। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो आते हैं वो, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं? तो प्रैक्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं पूछते, मतलब मीडियम लेवल होता है। इसमें पूछते हैं आपको कॉस्ट फंक्शन पूछ दिया, या फिर प्रोडक्शन फंक्शन पूछ दिया, ओके। या आपका इलास्टिसिटी से काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं, कई बार आए हैं, तो इलास्टिसिटी से पूछ दिया। तो ये टॉपिक्स होते हैं, ओके, कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, इलास्टिसिटी, इन सब से ये बिजनेस इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, तो इनको अच्छे से करो। अब बिजनेस फाइनेंस यूनिट 4,
ये कैसे करोगे? तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको, बिजनेस फाइनेंस के लिए वी लर्निंग पे क्लासेस अवेलेबल हैं। अच्छे से मैंने बताया हुआ है, पूरा सेपरेट करके सारे टॉपिक्स अच्छे से बताया हुआ है, वहाँ से करो। एक दो टॉपिक्स रह गए इंटरनेशनल आर्बिट्राज वगैरह, तो वो मैं आपको आगे की वीडियोस में, आगे की क्लासेस में बता दूंगी, वो कंप्लीट हो जाएगा हमारा जल्दी। तो बिज़नेस फाइनेंस के लिए आप वहाँ से कर लो, और या बिज़नेस फाइनेंस के लिए भी आपके पास बुक्स होंगे, वहाँ से भी कर सकते हो। बस बिज़नेस फाइनेंस में है क्या, ये समझने वाली चीज़ है, आप समझ के करोगे, क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्ज़ाम में, तो इसके लिए आप वीडियोस देख करके करोगे तो इट विल बी बेटर फॉर यू, ईजी होगा। ओके, अब है आपके पास यूनिट 5। यूनिट 5 में है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। तो इसमें भी, इसमें जो आपका रिसर्च वाला पार्ट है ना, ये टोटली थ्योरेटिकल पार्ट है, और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल होते हैं। अब थ्योरी में आपको कोरिलेशन पूछ लेते हैं, या फिर एवरेज मीन निकालने को बोल दिया, मीडियन निकालने को बोल दिया, पोजिशनल एवरेज निकालने को बोला, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपका इट्स मतलब थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दोनों ही आते हैं। तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आप कैसे कर सकते हो? बिजनेस स्टैटिस्टिक्स भी आपने अब तक पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से कर लो। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन में अब तक की बुक्स तो होंगे ही, स्टैटिस्टिक्स हमने इतना पढ़ा है, तो वहाँ से करो। एंड रिसर्च मेथड्स के लिए CR कोठारी की बुक आती है एक, ठीक है। अब मैं रिसर्च के लिए बुक क्यों लेने को बोल रही हूँ, रीज़न ये है कि आपको आगे जाकर PhD करनी है, राइट, और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको ज़रूरत पड़ेंगी आगे, तो बुक ले लो, इट विल बी बेटर फॉर यू। CR कोठारी की बुक आती है रिसर्च मेथड्स के लिए, रिसर्च मेथोडोलॉजी करके, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो। ओके, तो रिसर्च का हो गया। अब यूनिट 5 तक मैंने आपको बता दिया आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। आगे क्या है, आगे की यूनिट्स के लिए, अब ये जो यूनिट्स हैं, यूनिट 6 to 9, ये आपके प्योर थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, ठीक है। और यूनिट 10 इनकम टैक्स आपका प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी वाला पार्ट है। अब बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपका एक तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कई सारे, कि ये वाला थ्योरी किसने दिया, ये वाली स्टेटमेंट किसकी दी हुई है। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, क्रैमिंग वाली पार्ट होती है बहुत ज़्यादा इसमें, प्लस आपका इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होता है, मीन्स केस दे देता है और उसके बेसिस पे बताना है ये क्या है, ये कौन सा पार्ट है, ये क्या बोल रहा है, इसमें क्या अप्लाई हो रहा है, इसमें इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा MCQs लगाने की ज़रूरत है BM एंड HRM के लिए। और इसके कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर होंगे, इसके कंटेंट कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स मैंने दे रखे हैं PDF फाइल्स में, तो आपका BM HRM वहाँ से हो जाएगा। अब है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये कहाँ से करें, तो इसके लिए भी आपको कहीं नहीं जाना। यूनिट 7 के लिए भी, यूनिट 7 आप करते हो यूट्यूब चैनल, किसी यूट्यूब चैनल से, या फिर कहीं भी आपके पास पुराने बुक्स पड़े हुए वहाँ से भी करते हो, तो इट्स वेल एंड गुड। और मैंने भी इसे अपने टेलीग्राम चैनल पे करवा रखा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मैंने करवा रखा है अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो लेक्चर्स के थ्रू। ऑडियो लेक्चर्स एंड कुछ मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इमेजेस हैं, उन सब के थ्रू मैंने बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करवा रखा है, तो वो भी आप कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से, उसके लिए भी इजीली हो जाएगा। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो बैंकिंग में बहुत ज़्यादा अभी जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो NPA के क्वेश्चंस आ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के, बेसल नॉर्म्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सी बैंक कब इस्टेब्लिश हुई, कब मर्ज हुई, कौन सी बैंक किसके साथ मर्ज हुई, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। फिर आपका SLR, CRR, ये सारे रेट्स, ये क्या है, इन सब से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कब हो रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी बहुत ज़्यादा आपके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अब हम चलते हैं यूनिट 8 पे। यूनिट 8 में है आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब ये आपको कहाँ से करना है, तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए आप फिलिप कोटलर की बुक रेफ़र कर सकते हो। उन्होंने मतलब उनकी बुक है,
वहाँ पे हो रखा है, मतलब बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। लेकिन ये मैं बोलूँगी, जो मैं जितनी बुक सजेस्ट कर रही हूँ ना, एक CR कोठारी की बुक मैंने खुद से मैं जो प्रेफर करी हूँ वो बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी, सारा चीज़ मिल जाएगा आपको उसमें। लेकिन और जो अदर बुक्स हैं, आपको किसी भी बुक में कंप्लीट NTA के सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी बुक्स के लिए क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप एक बुक पकड़ के अगर बैठते हो ना, चलते हो, तो आपका बहुत सारा लगभग 80% सिलेबस तो हो जाता है। 80 या मैं बोलूँगी 70% ले लो, 70% सिलेबस हो जाता है। और जो बचे हुए होते हैं उसके लिए आप MCQs करो। फिर जहाँ आप लैक कर रहे हो, जहाँ आपकी कमियाँ आ रही हैं, आपको पता चल रहा है अच्छा ये वाली चीज़ मैंने नहीं पढ़ी, तो फिर गूगल कर लो। इस तरह से कर सकते हो। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में के लिए आप फिलिप कोटलर की बुक प्रेफर करो। एंड कैसे क्वेश्चंस आते हैं मार्केटिंग में, तो सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस भी काफ़ी आते हैं। दे देता है ये वाली केस है, इस तरह की मार्केट है, अब ये कौन सी मार्केट है, नीश मार्केटिंग है या आपकी माइक्रो मार्केटिंग है, सेगमेंटेड मार्केट है, कैसा मार्केट है, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो केस बेस्ड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आप कर सकते हो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो। ओके नाउ अब यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स, जो बहुत ज़्यादा थोड़ा लगता है बच्चों को, क्योंकि बहुत पहले से पढ़े हुए नहीं होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं, खुद मेरे लिए भी बहुत न्यू था और थोड़ा मुझे टफ भी लगता था, बोरिंग टाइप का। तो मैंने क्या किया था, मैं चार्ट्स बना करके वॉल पे लगा रखी थी, अभी भी है, ठीक है। तो ये कर सकते हो आप, मतलब चार्ट्स बना करके, क्योंकि ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं, क्रामिंग वाला पार्ट है लीगल में। ओके कौन सा एक्ट आया, RTI एक्ट है, कब आया, क्या हुआ, तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा लिख करके, बिल्कुल वन लाइनर, ऐसा नहीं पूरी राम कहानी लिख दी, बस वन लाइनर्स में आप लिख करके फॉर रिवीजन, या फिर जब भी सोकर उठो दिख गया, अच्छा चलो पढ़ लेते हैं, ऐसा। तो वैसे करके आप चार्ट फॉर्म में लिख करके लगा सकते हो अपने वॉल पे। ओके तो लीगल और करे कहाँ से, तो इसके लिए कोई बुक्स नहीं है ऐसे आपका जो आपका पूरा लीगल जिसमें दिया हो, पूरा क्या, थोड़ा भी नहीं, अच्छी बुक ही नहीं है लीगल के लिए। तो इसके लिए आप क्या करो, आप अनअकैडमी पे फ्री क्लासेस हैं, तो बहुत सारे एडुकेटर्स के हैं, तो आप अनअकैडमी से वो फ्री क्लासेस देख सकते हो लीगल के लिए। अब आते हैं यूनिट 10 में, इसका भी थोड़ा सा है कैसे करें इनकम टैक्स, तो इंटरेस्टिंग है। लेकिन इनकम टैक्स इसमें करना क्या है आपको, इनकम टैक्स में तो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके हाउस प्रॉपर्टी के आ गए, फिर आपके सैलरी हेड से आ गए, PGBP के आ गए, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं इनकम टैक्स में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए तो वो आप अपने बुक्स प्रेफर कर लो, जो पहले आपके बुक्स रहे हैं उनको प्रेफर कर लो, वहाँ से आप मतलब ग्रेजुएशन तक में जो भी बुक्स आपने पढ़े हैं, बुक से पढ़ा है, उनको प्रेफर करो, वहाँ से आपका हो जाएगा इनकम टैक्स। वैसे भी NTA अमेंडमेंट्स को कंसीडर नहीं करता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख कर चलना। एंड हाँ, इनकम टैक्स के लिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपको ये चीज़ देखनी है अगर, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वी लर्निंग पे ही इनकम टैक्स की मैंने 2 वीडियोज़ डाल रखी है, वो देख सकते हो। ओके कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उसमें, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हो, कुछ कंसेप्ट्स भी हैं, तो रिवीजन के लिए मैंने वो वीडियो डाली थी, वो आप प्रेफर कर सकते हो। अच्छा अब देखते हैं हमारी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए 3 मंथ्स के लिए, कैसे पढ़े। तो सबसे पहले बच्चों का आता है कि क्वेरी होती है कि सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, कौन सी यूनिट पढ़े। तो मैं अपना बताऊं तो मेरा ये था, मुझे था कि मैं सबसे पहले अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट करूं, क्योंकि फिर पेस बनता है। ओके सबसे पहले अपना इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट करो। तो मैंने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करा था, बट मुझे कंटेंट नहीं मिला, फिर मैं इकोनॉमिक्स में आगे नहीं बढ़ पाई, तो फिर मैंने स्विच करके बिजनेस फाइनेंस से स्टार्ट किया था। वो मैं स्टार्टिंग से अच्छा था और मुझे उसमें इंटरेस्ट भी था, तो बिजनेस फाइनेंस से स्टार्ट किया। तो मैं बोलना ये चाह रही हूँ, आपका जिसमें इंटरेस्ट हो आप उस यूनिट से स्टार्ट कर सकते हो। ओके अब टाइम कितने अलॉट करने हैं वो सेट कर लो। रीज़न क्या होता है, हम पढ़ते जाते हैं, डेप्थ हमारे स्टडी की, हमारे सिलेबस का कोई लिमिट नहीं है, तो हमारा डेप्थ होता जाता है, हमें पता नहीं चलता, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप टाइम अलॉट कर लो, कितने समय में कंप्लीट करना है, उसके अकॉर्डिंग करोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू। तो बिजनेस फाइनेंस के लिए 5 डेज़ प्लस 2 डेज़ रिवाइज़ करो,
अच्छे से। फिर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी आप 5 डेज़ दो एंड 2 डेज़ रिवीजन के लिए दो। बिजनेस इकोनॉमिक्स, इसके लिए 7 डेज़ प्लस 2 डेज़ रिवीजन। 7 डेज़ क्यों? क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हैं, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ साथ करते हुए चलोगे टाइम लग जाता है, तो 7 डेज़ दो एंड 2 डेज़ रिवीजन के लिए लगेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट एंड IB, तो बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए कुछ चीज़ें जो आपको फ्री क्लासेस, फ्री कोर्सेज अनअकैडमी के फ्री कोर्सेज पे मिल जाएंगी, और IB मैंने करवा रखा है, तो वहाँ से कर लो, तो 7 डेज़ प्लस 2 डेज़ रिवीजन में ईजिली हो जाएगा। अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग पे आते हैं, तो अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में आपका थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल दोनों हैं, तो उसके लिए 8 डेज़ ईजिली चले जाएंगे, प्लस 3 डेज़ रिवीजन को दो। 3 डेज़ रिवीजन के लिए क्यों दिया मैंने? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं जो हमारा छूट गया होता है, बहुत दिन हो गया ग्रेजुएशन में, फिर अब छूट गया, नहीं पढ़ रहे, तो फिर रिवीजन की नीड होती है, ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है, तो 3 डेज़ रिवीजन को दो, प्रॉपरली चलो। अब ये चीज़ें पढ़नी कैसे हैं? तो यूनिट वाइज, पहले यूनिट वाइज अंडरस्टैंड करो चीज़ों को, फिर उनके शॉर्ट नोट्स बनाते चलो साथ साथ में। एक कॉपी रख लो, मोटी सी शीट फाइल बना लो, उस पर शॉर्ट नोट्स बनाओ, ट्रिक्स बनाओ, निमोनिक्स लिखो, वन लाइनर्स लिखो, ओके, पूरी राम कहानी नहीं लिखना, ओके। और यूनिट वाइज PYQs लगाओ, एक कंप्लीट कर लिया, आप PYQs लगाएंगे, तो PYQs आपको गूगल पे भी मिल जाएगा, और मैं भी करवाती हूँ टेलीग्राम पे क्विजेज़ में, पर वो एग्ज़ाम के टाइम आपको मिलेगा। अभी क्या करना है, अभी थोड़े बहुत क्विजेज़ होते हैं, उसके लिए आप वहाँ से करो, बट गूगल करके PYQs लगाओ सारे यूनिट्स के, ओके। एंड फिर मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आप पेड कोर्सेज भी खरीद सकते हो, अगर आपको कहीं से मिलता है तो। एग्ज़ाम रेस है और भी कुछ कुछ है, वहाँ से आपको मिल सकता है पेड मॉक टेस्ट। क्यों मॉक टेस्ट के लिए मैं ये इसलिए बोलती हूँ ना, क्योंकि आपको उससे टाइम मैनेज करने में इजी होता है, एग्ज़ाम वाला प्रेशर फील होता है, तो आप इजीली एग्ज़ाम के टाइम भी प्रेशर झेल पाओगे और अच्छे से कर पाओगे, ओके। एंड परफॉर्मेंस असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ करके बैठ नहीं जाना, मॉक लगा के नहीं बैठ जाना, परफॉर्मेंस को असेस करो, आपने कहाँ गलती करी, कहाँ अच्छे से करा है, उस चीज़ को असेस करना ज़रूरी है। और जितने मिस्टेक्स कर रहे हैं ना, उन सारे मिस्टेक्स को एक अलग लिस्ट में लिखते जाओ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारी अच्छी चीज़ तो देखते हैं, बुरी चीज़ को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, और वही रीज़न होता है हमारे फेलियर का। तो इसीलिए अच्छे से मिस्टेक्स को लिखते जाओ, मिस्टेक्स को लिखो, जो सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, सो दैट वो आप रिपीट ना करो आगे, ओके। चलो, अब ये 5 यहाँ पे मैंने यूनिट्स बताए ना, अब आगे के 5 यूनिट्स को कितने टाइम देने हैं, अलॉट करने हैं, वो बता देती हूँ। बिजनेस मैनेजमेंट एंड HRM के लिए 8 डेज़ दो, प्लस 2 डेज़ रिवीजन के लिए दो। 8 डेज़ क्यों दिए? क्योंकि क्रैमिंग वाली चीज़ है यार, बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो 8 डेज़ दो प्लस 2 डेज़ उसको फिर रिवाइज़ करो, काफ़ी टाइम चला जाता है। इनफैक्ट मैं बोलूँगी 7 डेज़ दो प्लस 2 डेज़ रिवीजन के लिए दो, 3 डेज़ रिवीजन के लिए दो। 3 डेज़ क्यों रिवीजन के लिए बोल रही हूँ? क्योंकि इसमें बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप PYQs लगाते हो ना, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फिर समझ आएंगी आपको कि अच्छा इसमें लैग कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं हो रहा, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो 3 डेज़, 7 डेज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करो एंड 3 डेज़ फॉर रिविज़न। स्टैट्स एंड रिसर्च के लिए 7 डेज़ प्लस 2 डेज़ रिवीजन इनफ है। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं आपकी, तो आप बुक अगर प्रेफर करते हो तो वहाँ से करो, फिर PYQs लगाओ, तो 6 डेज़ प्लस 2 डेज़ रिवीजन इज़ इनफ फॉर मार्केटिंग। इनकम टैक्स के लिए 7 डेज़ प्लस 3 डेज़ रिवीजन दो, ओके। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका इनकम टैक्स अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल दोनों हैं, तो 3 डेज़ रिवीजन ज़रूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल को फिर आपको प्रैक्टिस करना होगा रिवीजन में, ओके। अब लीगल एस्पेक्ट्स के लिए 8 डेज़ प्लस 3 डेज़ रिवीजन के लिए दो, तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रैमिंग वाली चीज़ है। अच्छा, अब और एक बात मैं बताऊँ, मैंने जो ये आपके लिए बनाया है ना, पहले के जो ये 5 यूनिट्स हैं और जो बाद के 5 यूनिट्स हैं, ये मैंने इस तरह से बनाया है कि एक प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी वाला यूनिट करना है, फिर प्योर थ्योरेटिकल यूनिट, फिर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल यूनिट, फिर प्योर थ्योरेटिकल यूनिट, फिर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल यूनिट, एंड देन अगेन थ्योरेटिकल यूनिट। इस तरह से करके ऑल्टरनेट करके करोगे तो आप बोर भी नहीं होगे और अच्छे से आपका हो पाएगा। अब सारे यूनिट से कितने आते हैं? तो 8 to 10 क्वेश्चन सारे यूनिट से आते हैं आपके लिए। अब ये हो जाता है कुछ बच्चों के पास, जिनके पास टाइम कम रहता है, नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कम है, वर्किंग है, तो फिर पूछते हैं क्या हम कोई यूनिट स्किप कर सकते हैं? तो स्किप तो नहीं कर सकते,
क्योंकि सारे ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बाद में पढ़ाना भी है तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी इन केस आपके पास टाइम नहीं बन रहा तो आप 8 यूनिट्स करके जाओ, क्योंकि 8 यूनिट से 8 to 10 क्वेश्चंस तो मस्ट है। ठीक है, तो 8 यूनिट्स अच्छे से करके जाओ, और जो 2 यूनिट्स हैं उसके थोड़े बहुत PYQs भी लगा लो तो इट विल बी इनफ। क्यों? रीज़न क्या है कि 8 यूनिट्स भी आप करके जाते हो तो 8 8 ज़ा 64, 64 मार्क्स, 64 क्वेश्चंस तो ऐसे ही आपने अटेम्प्ट कर लिया। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है 8 ही आएंगे, लेकिन ठीक है 8 मान के चलो, तो 64 क्वेश्चंस ऐसे अटेम्प्ट कर लिया, और बाकी के जो 2 यूनिट्स है उसके थोड़े बहुत पढ़े हुए तो वो लगा लिया, तो 70 क्वेश्चंस आपके हो ही जाएंगे। ओके, तो ये हो जाता है आपका। तो ये चीज़ें इस तरह से आप कर सकते हो। अच्छा, अब है प्रैक्टिस कहाँ से करें, टॉपिक्स कहाँ से लें। तो वो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। कहाँ से करोगे? तो टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग करके मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत सारे क्विजेज़ मिलेंगे, बहुत सारे क्विजेज़ मिलेंगे। अभी भी चल रही हैं बट उस स्पीड में नहीं है, बट एग्ज़ाम के टाइम पे मिलेंगे। अभी आपको यहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे। ये जो मैंने कुछ स्टडी मटेरियल्स बताए हैं, PDF फाइल्स, जो मेरे वीडियोस हैं इंटरनेशनल बिजनेस या बिजनेस फाइनेंस के, इन सब के जो PDFs हैं वो मैंने दे रखे हैं, वो सारे अवेलेबल हैं। HRM DM के PDFs, बैंकिंग के PDFs, ये सारे अवेलेबल हैं, तो वो आप वहाँ से कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल से। ओके, नाउ अभी कुछ एग्ज़ाम के टिप्स मैं बता रही हूँ जो आपने फॉलो करने हैं, जो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब क्या है वो टिप? फर्स्ट तो ये है कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसको ट्राई करो एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 3 बार रिवाइज़ करने की। एक बार तो जब आपका एग्ज़ाम पास होगा तो उसके 4-5 दिन पहले जो रिवीजन करोगे वो, और 2 बार ट्राई करो कि पढ़ते पढ़ते हुए, यूनिट्स करते हुए में ही बीच बीच में उठा करके कभी भी रिवाइज़ कर लिया कोई यूनिट। इस तरह से करके एटलीस्ट 3 टाइम्स, 3 टाइम्स नहीं कर पाते तो एटलीस्ट 2 टाइम्स रिवीजन प्लस एक बारी कॉन्सेप्ट, ये करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन यूनिट वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ज़रूरी हैं। यूनिट वाइज क्वेश्चंस मीन्स आपने एक यूनिट सपोज बिजनेस इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया, फिर आप गूगल पे सर्च करो, आपको बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे। यूनिट वाइज सारे क्वेश्चंस लगाओ, और सबसे पहले PYQs लगाओ। सबसे पहले PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे एक्सपेक्टेड MCQs तो लगाओ ठीक है, लेकिन सबसे पहले PYQs लगाओ, क्योंकि आपको पता चलेगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जैक्ट कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो आप PYQs पे रिलाई करो ज़्यादा से ज़्यादा। 1 लाइनर्स बनाओ, बहुत ज़्यादा करके 1 लाइनर्स लिखो कॉपी में, उससे इजी होगा आपको। और जो भी आप पढ़ते हो ना, उसको पढ़ने के बाद अगले वीक ज़रूर रिवाइज़ करो। लाइक बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा हमने, इकोनॉमिक्स पढ़ा और फिर बिजनेस फाइनेंस पढ़ा, तो फाइनेंस कंप्लीट करने के बाद फिर से इको को एक दिन देकर थोड़ा रिवाइज़ कर लो। ओके, तो इससे आपके माइंड में रहेंगी चीज़ें, भूलोगे नहीं। ओके, एंड ऑलवेज प्रेफर सेल्फ हैंड रिटन नोट्स। हमेशा हैंड रिटन नोट्स प्रेफर करो, बहुत सही रहता है। मैं बता रही हूँ एंड में, क्योंकि रिवीजन के टाइम वही काम आते हैं, और आप पूरा बुक लेकर नहीं बैठ पाओगे, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। वो 4-5 डेज भी देते हो ना, 10 डेज भी देते हो, तब भी पूरे बुक के साथ नहीं बैठ सकते। तो आपको क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी में लिखो। और ये 3 चीज़ें, एक तो आपका ऑडियो जो बोलते हैं हम, जो सुनते हैं, सॉरी जो सुनते हैं, ऑडियो एंड विजुअल, चीज़ों को देख कर और लिख कर, राइट करके जो हम सीखते हैं ना, वो हमारा क्रैमिंग में नहीं हो पाता। तो ऑडियो, विजुअल एंड रिटन, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्रैम करके आप कर तो लोगे, लेकिन वो लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं रहता। तो ये 3 चीज़ें, सुनो, चीज़ों को सुनो, विजुअलाइज करो अच्छे से, और लिख लिख के प्रैक्टिस करो, फिर ही कर पाओगे। एंड रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो सम्स हैं अकाउंट्स के, या फिर आपके इनकम टैक्स के, बिजनेस इकोनॉमिक्स के, फाइनेंस के, इन सब के लिए आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, रेगुलरली लगे रहो, उठाकर कभी भी 1-2 क्वेश्चंस कर लिया करो। ओके, एंड हेल्दी डाइट लो, नींद लो अच्छे से। अच्छी नींद लेने से हम दिन भर एक्टिव रहते हैं, तो एटलीस्ट 6 घंटे की नींद ज़रूरी है अगर आप डीपली स्टडी कर रहे हो। हाँ, डीपली स्टडी मीन्स अगर आप स्टूडेंट हो सिर्फ, लेकिन जो वर्किंग है उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा,
इन चीज़ों के साथ, और आप अपने अकॉर्डिंग स्टडी प्लान बनाओ। हमेशा ये जो मैं स्टडी प्लान बताई हूँ 3 मंथ्स की स्ट्रैटेजी, ये आपका ऑलमोस्ट 90 डेज़ ले लेगा, ओके। लेकिन आपको क्या करना है, आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ, आपको जिस तरह से सही हो रहा है, ये बस मैंने गाइडेंस के लिए बताया हुआ है। आप अपने अकॉर्डिंग बनाओ जिस तरह से आपको ईज़ होता हो, ओके। अब स्टडी मटेरियल की बात आती है, स्टडी मटेरियल कहाँ से करें, तो पेपर 1 के लिए नवदीप मैम की बुक जो मैं सजेस्ट करूँगी बहुत अच्छी है। नवदीप मैम की बुक आप करो पेपर 1 के लिए। वहाँ उन्होंने आपको कॉन्सेप्ट करवा रखे हैं, उनके PYQs की भी बुक है, लेकिन वो अभी स्टॉक में अवेलेबल नहीं है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं दे पाई, लिंक नहीं दे पाई हूँ। लेकिन आप और सारे कॉन्सेप्ट्स के लिए ज़रूर उनकी बुक को प्रेफर करो, बहुत अच्छे से करवाया है, मैंने खुद उससे ही पढ़ा है। और पेपर 2 के लिए अरिहंत और ट्रूमैन की बुक दोनों हैं, तो आप अरिहंत की बुक पे जा सकते हो। कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं, लेकिन ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक ठाक बताया हुआ है। एक बुक लेकर चलो, मतलब रखो अपने पास, ओके। तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, और एक बात मुझे बतानी है, ये डिस्क्रिप्शन मैं सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी सारे बुक्स के। और एक बात, सिलेबस का मैं बोलूँगी, सिलेबस क्या करते हैं बच्चे, PDF फॉर्म में मोबाइल में रखे होते हैं, लेकिन वो नहीं करना। आपको सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सिलेबस रखना है। रीज़न मैं बताऊँ, रीज़न ये है कि आपके पास रहेगा ना, तो एक तो लोड लगेगा कि अरे यहाँ, अरे यार सिलेबस है, मतलब इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, देख देख करके ना लोड बनता है, तो आप ज़्यादा अच्छे से एक्टिवली पढ़ पाओगे, ठीक है। तो उसका प्रिंट आउट रखो, सिलेबस का ऑलवेज प्रिंट आउट रखो, सामने में रखो, तो अच्छा रहेगा, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं, इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हो। अब अब आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आएंगी। मैं हमेशा आपको गाइड करूँगी अच्छे से, जितना मुझसे हो पाएगा। तो चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। लाइक के लिए बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर अच्छी लगे तो शेयर करो, क्योंकि दूसरों तक भी ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। जो बच्चों को नहीं आ रहा, अगर समझ नहीं आ रहा कैसे करें, आपके छोटे सिबलिंग्स होंगे या फिर आपके फ्रेंड्स होंगे, उनको शेयर करो वीडियो, सो दैट वो उनकी भी प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए। और टेलीग्राम चैनल है मेरा, टारगेट नेट JRF विद वी लर्निंग, वहाँ पे सर्च करके मुझे फॉलो करो। वहाँ पे आपको क्विजेज़ मिलेंगे, रेगुलर क्विजेज़ मिलेंगे। एंड इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, ये मेरा सोशल मीडिया पे आप मुझे ज़रूर फॉलो करो, वहाँ पे भी अपडेट्स होती रहती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हो मैं डिस्कस करूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं उसको डिस्कस करूँगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। सो थैंक यू एंड कीप लर्निंग।